नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर राजनीति चरम पर है। भाजपा एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भी पीछे नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है, बंगाल में दलित बहुजनों के सवाल कब महत्वपूर्ण होंगे। इस वक्त जब पूरे राज्य में मोदी बनाम ममता के बीच चुनावी घमासान और तेज होता जा रहा है, ऐसे में दलित राजनीति आखिर यहाँ पर क्या अस्तित्व है और क्या कारण है कि राजनीति बंगाल में आज़ादी के बाद से अब तक हाशिए पर है। अगर इन तथ्यों को खंगालने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद से वर्ष 1977 तक यहाँ कांग्रेस की सरकार रही। तब उस वक्त भी बंगाल में राजनीति ने किसी दलित चेहरे को उभरने का मौका नहीं दिया। वर्ष 1970 से 2011 तक जब राज्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, तब बहुत से दलित नेताओं ने बंगाल की राजनीति में कदम रखा, जिनमें से कांति विश्वास एक बड़े दलित नेता हैं के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें कभी केंद्रीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनने दिया। यानी माकपा दलित वोट के आश्रय अपनी राजनीति तो करती है, पर उन्हें कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देती थी। पश्चिम बंगाल के 34 वर्षों के वामपंथियों के शासनकाल में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं लगातार होती रहीं, लेकिन वामपंथ का दलित समुदाय के प्रति रवैया ढुलमुल ही रहा। ऐसे में देश के अन्य राज्यों में मार्क्सवादी प्रदेश को दलित उत्पीड़न से कैसे अलग किया जा सकता है। मार्क्सवादी चाहे कितना भी कहें, उनकी पार्टी हमेशा दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लेकर चलती रही, लेकिन इससे सिर्फ एक छलावा ही कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा यही कहा जा सकता है कि यहाँ जात पात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ दलितों का प्रतिनिधित्व और उनका नेतृत्व कभी उभरने नहीं दिया गया। 90 के दशक के शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के लोधा सबर समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली आदिवासी लड़की चुन्नी कोटाल, जो बीए पास करके विद्यासागर विश्वविद्यालय मेदिनीपुर में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती थी, पर वहाँ के ब्राह्मण समाज के प्रशासनिक संकीर्ण मानसिकता के चलते चुन्नी कोटाल को 1992 में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर देखा जाए तो यह मामला सीधे हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला की तरह ही था। इसलिए वाम मोर्चा सरकार के दामन पर लगा यह दाग आज तक नहीं धोया जा सका। वाम मोर्चा सरकार में चुनी कोटाल का मामला अकेला एक मामला नहीं था, बल्कि ऐसे सैकड़ों मामले रहे होंगे जो कभी प्रकाश में नहीं आ पाए। चुनी कोटाल का यह मामला इसलिए बड़ा मुद्दा बना क्योंकि यह उच्च शिक्षा से जुड़ा मामला था। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में आदिवासी और दलित समाज के कितने उत्पीड़न के शिकार होते रहे होंगे या होते रहे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में लोधा सबर और पुरुलिया के खेड़िया सबर समुदाय की जनसंख्या अच्छी खासी मानी जाती है। वर्चस्ववादी मान्यताओं के अनुसार इन दोनों समुदाय को जन्मजात अपराधी माना जाता है। वाम मोर्चा सरकार में इन समुदायों पर लगातार कहर बरपाया गया। 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी लोधा सबर समाज के 11 घरों को जलाकर 67 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार ने अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। उल्टे अपराधियों को वाम मोर्चा सरकार का संरक्षण प्राप्त था। वाम मोर्चा सरकार में मंत्री रहे सूर्यकांत मिश्र, जो इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, के अलावा माकपा नेता दीपक सरकार और सुशांत घोष ने भी लोधा समाज पर इनकी मानसिकता दलित विरोधी थी। यही कारण है कि जंगल महल इन इलाके में वाम मोर्चा सरकार दलित और आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को देखते रही। बंगाल के दलित चिंतक व सामाजिक कार्यकर्ता
नीतीश विश्वास लंबे समय से बंगाल में दलितों के उत्थान के लिए लगातार सक्रिय आंदोलन में जुड़े रहे तथा वह डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से इस कदर प्रभावित थे कि वे बंगाल के दलित समाज में एक नई ऊर्जा भरना चाहते थे। समाज में दलित चेतना पैदा करने के बाद वे लगातार करते रहे। दलित समाज से जुड़े इन तमाम मुद्दों को लेकर वे सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। नीतीश विश्वास ने दलित समन्वयक समिति का गठन किया, जो लंबे समय से दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही। उन्होंने दलितों की दशा को सुधारने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन किसी पर कोई अमल नहीं किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर रहने के बावजूद नीतीश विश्वास छात्रावास में जाकर गरीब वंचित तबके के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाते थे। साथ ही अपने अन्य उच्च शिक्षित मित्रों को पढ़ाने में सहयोग भी मांगते थे। ऐसे भाव और सामाजिक वैचारिकता को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से नीतीश विश्वास ने किया, वह एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। इन सब के बावजूद वे बंगाल में राजनीति का दलित चेहरा नहीं बन पाए। बंगाल के जागरूक दलित अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वाम मोर्चा सरकार में वे अपने को हमेशा ठगा हुआ महसूस करते रहे। बंगाल के कद्दावर दलित नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री रहे कांति विश्वास जैसे कई बड़े नेताओं को भाकपा ने कभी केंद्रीय नेतृत्व नहीं दिया। इस प्रकार त्रिपुरा में वामपंथ का जनाधार मजबूत करने वाले दलित नेता अनिल सरकार को भी कभी किसी केंद्रीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। इससे यह पता चलता है माकपा का दलित प्रेम चुनाव जीतने के बाद एकदम बदल जाता था। यानी वामपंथ दलित नेता पैदा करते थे, न कि दलित नेतृत्व। अब अगर गलती से दलित नेता दो चार कदम आगे बढ़ने की कोशिश भी कर लेते तो वामपंथ तभी उनके पर कतरने में जरा भी कोताही नहीं बरतते थे। इसलिए बंगाल की राजनीति में आज तक कोई बड़ा दलित चेहरा उभर कर सामने नहीं आ सका। बंगाल में भोले भाले दलित और आदिवासी समुदायों पर 34 सालों तक वामपंथ के चश्मे की नज़र हरदम उनके वोटरों पर इस रूप में इस्तेमाल करती रही। अब टीएमसी भी पिछले एक दशक से देश के किसी हिस्से में जब कभी चुनाव होता है तो वहाँ का आदिवासी और दलित फैक्टर हमेशा चुनाव को प्रभावित करता है। अल्पसंख्यक राजनीति के लिए मशहूर बंगाल के इस बार तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में आरएसएस ने लगभग 7% अनुसूचित जनजातियों और 22% अनुसूचित जनजातियों की वोट बैंक में सीधे घुसपैठ की है। उत्तर बंगाल की 5 सीटें दार्जिलिंग, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और रायगंज क्रमशः गोरखा, राजवंशी, कामतापुरी और आदिवासी बहुल इलाके हैं। जबकि दक्षिण बंगाल का झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर आदिवासी और दलित बहुल इलाके हैं, जहां आरएसएस पिछले लंबे समय से दलित एवं आदिवासी इलाकों में काफ़ी सक्रिय है। इस वजह से आरएसएस की शाखाओं में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में गोरखाओं के समर्थन से भाजपा उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया दार्जिलिंग से चुनाव जीते थे। दार्जिलिंग में 50% से ज़्यादा आबादी गोरखाओं की है। उसी तरह कामतापुरी और राजवंशी बहुल जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार सीटों पर आदिवासी समुदाय के उम्मीदवार ही जीते। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बंगाल में मुस्लिम आबादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी मतुआ समुदाय की है, जो किसी भी चुनाव में एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। राज्य में मतुआ समुदाय 2.5 करोड़ से अधिक है, जिसमें नमो शूद्र समुदाय के लोग भी शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर बंगाल के ये 3 करोड़ से अधिक मतदाता किसी भी चुनाव के खेल को बनाने या बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं।
इस बार टीएमसी से छिटक कर दोनों समुदाय बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतुआ समाज बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं जिन्होंने बंगाल में आकर हिंदुत्व का सहारा लिया। इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में है। मतुआ समुदाय महासंघ के अध्यक्ष रही दिवंगत वाड़ी पाड़ी देवी को इस समुदाय में महारानी का दर्जा हासिल है, जिनकी एक बात पर पूरा समुदाय एक मत हो जाता था। मतुआ समुदाय पहले 34 सालों तक वामपंथ सरकार को अपना समर्थन देता रहा और फिर उन्होंने वर्ष 2011 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देकर राज्य में ममता बनर्जी की सरकार बनाई, जिसके चलते ममता बनर्जी ने बड़ो माँ या वाड़ी पाड़ी देवी के दोनों बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर और मंजुल कृष्ण ठाकुर को पार्टी से टिकट देकर संसद में भेजा। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद मतुआ समुदाय का रुख बदल गया और वह बीजेपी के समर्थन में खड़ा दिख रहा है। इसलिए बीजेपी सीए कानून के बहाने इस समुदाय में सेंधमारी करना चाह रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने कपिल कृष्ण ठाकुर की पत्नी ममता बाला ठाकुर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया, जबकि मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जीत टीएमसी की हुई। फिलहाल बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इस समुदाय को आखिर कैसे अपने पक्ष में किया जाए। कुछ हद तक बीजेपी ने बड़ो माँ के परिवार में फूट डालकर मंजुल कृष्ण ठाकुर को अपने खेमे में शामिल करके पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया है। इसलिए एक परिवार के दो लोग आज दो पार्टी में शामिल हैं, जबकि मतुआ समुदाय में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यह समुदाय हमेशा एक पार्टी को समर्थन करता रहा है, चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि मतुआ समुदाय का वोट आखिर किस करवट बैठता है। आरएसएस पिछले कई सालों से बंगाल में सक्रिय होकर घर घर तक हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम लगातार कर रहा है। असम और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आरएसएस ने बंगाल में अपनी सक्रियता को और तेज रखा है। बंगाल में आरएसएस ने जिस तरीके से दक्षिण पंथ में ज़मीन तैयार की है, उसी के आश्रय बीजेपी अपनी पैठ बनाने में सफल होती दिख रही है। बंगाल में अगर इस बार कोई बड़ा उलटफेर होता है तो इसका सारा श्रेय आरएसएस को जाएगा। पूर्वी उत्तर भारत के जिन राज्यों में बीजेपी जहां मजबूत नहीं है, उसका कारण है कि वहां आरएसएस का सक्रिय ना होना। यानी जिन राज्यों में आरएसएस जितना सक्रिय होगा, बीजेपी को उन राज्यों में उतना ही फायदा होगा। यही कारण है कि आरएसएस सबसे पहले दलित और आदिवासी क्षेत्रों को टारगेट करके उनका सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी हद तक सफल हो चुका है। बीजेपी की ताकत आज राज्य में जिस कारण से उभर के सामने आई है, उसमें बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के लोगों की अहम भूमिका है। आज सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर मतुआ समुदाय जब 34 सालों से लगातार वाम मोर्चा का समर्थन करता रहा और पिछले एक दशक से टीएमसी के साथ है, तो क्या मतुआ समुदाय ने पिछले 44 वर्षों में राज्य में कोई ऐसा दलित नेता नहीं दिया जिसने दलित नेतृत्व को जिससे दलित नेतृत्व उभर कर सामने आ सकता था, जो बंगाल राजनीति के चूल्हे हिला देता, या फिर इन समुदायों को कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई। बंगाल में भी दलित राजनीति के आश्रय सत्ता हासिल की जा सकती है। सवाल यह भी है कि आखिर कैसे मतुआ समुदाय पिछले 44 सालों से राजनीतिक रूप से पिछलग्गू बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ दलित नेताओं में दलित चेतना और दलित नेतृत्व की कमी है, जिस वजह से बंगाल में दलित राजनीति को उभार नहीं दे सके।
बहरहाल बंगाल में जब तक हरिचंद ठाकुर, गुरुचांद ठाकुर, जोगेंद्र नाथ मंडल, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम या अन्य दलित आदिवासी महापुरुषों के विचारों को घर घर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक बंगाल में दलित राजनीति सत्ता के गलियारे से दूर होती रहेगी।